डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ता लगा हुआ था। रेहाना बेगम को इंतजार था कि अब वो इकबाल के गेस्ट से मिलेंगी, जानकारी लेंगी कि आखिर वो कौन है और कब तक यहाँ रुकने वाले हैं। तभी इकबाल आते हैं, एक चेयर खींचकर बैठते हैं, माँ को गुड मॉर्निंग बोलकर चहक उठते हैं। आह, मूंग दाल का हलवा मेरी पसंद का। वाह क्या बात है, रुखसाना बी के हाथ में जादू है, लेकिन ये जादू आज खत्म हो रहा है। रेहाना बेगम चिंतित होते हुए बोलीं, क्यों, ऐसा क्यों? इकबाल ने पूछा। छुट्टी पर जा रही हैं ये आज से। कितना कहा मैंने कि बहू बेगम को आने दीजिए, पर ये सुने तब ना। वो आकर कौन से तीर मार लेंगी? इकबाल ने धीरे से कहा। अरे आपके मेहमान कहाँ हैं अभी तक? उनसे तो मुलाकात करवाइए। ओ नादिर मियाँ, उन लोगों का ब्रेकफास्ट उनके कमरे तक पहुंचा दीजिए। ये कहता हुआ इकबाल जल्दी से अपना मैंगो जूस पीते हुए उठ खड़े हुए। अब आप कहाँ चल दिए? नाश्ता बीच में छोड़कर ठीक से खा तो लीजिए। रेहाना बेगम की बात को नज़रअंदाज करते हुए इकबाल तेजी से बाहर निकल गए, ये कहते हुए कि लंच पर बात करेंगे, अभी काफ़ी देर हो गई है। रेहाना बेगम के लिए उनके मेहमान अभी भी पहेली ही बने हुए थे। कौन है ये दोनों? ऐसा भी क्या कि उनसे मिलवाया तक नहीं? कल को सायमा और रूही आ गए तो कितना बवाल मचेगा घर में। रुखसाना वैसे ही छुट्टी पर जा रही थी, इन लोगों की खातिरदारी कौन करेगा? कोई बात नहीं बेटा, देखती हूँ मुझे कब तक टालोगे। अभी नहीं तो दोपहर को ही सही, बताना तो पड़ेगा ही। उधर हरी और चंदा को बड़ा अजीब लग रहा था कि अपनी क्या पहचान बताएं वो इन लोगों को। अगर ये जान जाते हैं कि वो प्रसिद्ध पॉलिटिशियन चौधरी हरवीर और राजवीर सिंह के घराने से हैं, तो शायद उन्हें आश्चर्य हो कि ये ऐसे भगोड़े क्यों बनी हुई हैं। ये भी हो सकता है कि ये उन लोगों को सूचित कर दें। सही बता नहीं सकते, गलत बताएं क्या? फिर वहाँ कितने दिन रुकना चाहते हैं, क्या बताएं इन्हें? हरी बोला, मैं शहर में जाकर देखता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए, फिर जैसी भी छोटी मोटी जगह रहने को मिलेगी हम चलेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, चंदा ने जिद की। मैं भी अपने लायक कोई काम ढूंढूंगी, पर उसकी अभी जरूरत नहीं है, हरी ने उसे दिलासा दी। वो दोनों अभी ये बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने से रेहाना बेगम खुद थीं। चंदा ने झुककर उनके पैर छूकर प्रणाम किया उन्हें। हरी ने भी दोनों हाथ जोड़ दिए। रेहाना बेगम नजर भरकर चंदा की खूबसूरती निहार रही थीं। दूध सा उजला गोरा रंग, चेहरा भले ही थोड़ा कुमला गया था, पर हिरनी सी कजरारी आंखों में बला का आकर्षण था। वो सहम गई उस खूबसूरती को देखकर। अपने बेटे की फितरत अच्छे से जानती थीं कि सुंदरता उसकी कितनी बड़ी कमजोरी है। वो तो इसे कभी न जाने दे घर से। और क्या होगा जो सायमा लौट आई? वो तो यूं ही बहुत शक्की है, बहुत लड़ाई झगड़ा होने वाला है घर में फिर तो। अभी वो कुछ पूछ पाती इन दोनों से कि नजीर मियाँ ने आकर कहा, बेगम साहिबा, रुखसाना अभी जा रही हैं, आज का लंच तो बनाती जाएं, यही तो तय हुआ था हमारा। अब क्या आफत आ गई? वो बड़बड़ाई। रुखसाना का शौहर तब तक उसे लेकर जा चुका था। रेहाना बेगम को बहुत गुस्सा आ रहा था। चंदा उनके करीब आकर बोली, माँ आप कहें तो मैं लंच बना दूं। जितनी खूबसूरत हो उतनी ही मीठी आवाज़ और गुण है तुम में बेटी, पर तुम मेहमान हो और मेहमानों से काम कराने का रिवाज नहीं हमारे यहाँ। बेटी भी बुलाती हैं और काम भी नहीं करने देती। चंदा ने कहा तो वो मंत्रमुग्ध हो गईं। यंत्रवत उसके साथ रसोई घर में पहुंची और उसे क्या बनाना है, कहाँ सामान रखा है, समझाने लगीं। उस दिन डाइनिंग टेबल पर वो सब बैठे थे। इकबाल बहुत खुश थे कि आज रुखसाना बी ने बहुत लजीज व्यंजन बनाए थे। क्या बात है अम्मा, ये रुखसाना भी जाते जाते अपना कौन सा पाक कला का हुनर दिखाती जा रही हैं। क्या मज़ेदार राजमा चावल बनाए हैं, बैगन का भरता, मखाने वाला दही, करोंदों की खट्टी मीठी चटनी, सभी कुछ लाजवाब है। वो बहुत चक्के रह गए जब उन्हें पता चला ये सब चंदा ने अपने हाथों से बनाया है। लेकिन आपने इन्हें ये सब क्यों करने दिया अम्मा? वो गुस्सा दिखाते हुए बोले। देखो इकबाल मियाँ, पहली बात तो रुखसाना आज ही चली गई अपने शौहर के साथ, फिर ये जिद कर रही थी, पूछ लो इससे, कितना मना किया था मैंने इसे। ना कि आप आंटी जी पर नाराज हो रहे हैं, गलती मेरी ही है, मुझे शायद ये जिद नहीं करनी चाहिए थी। चंदा ने नजरें झुकाकर कहा। तो इकबाल को खुद पर ही कोफ्त हुई कि उसने चंदा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी चंदा जी, आप हमारी मेहमान हैं और आपसे ये सब कराना शोभा नहीं देता हमें। अगर आप मुझे ये सब करने की इजाज़त दे दें तो मुझे बहुत खुशी होगी, चंदा ने ये कहा।
और इकबाल का दिल बल्लियों उछलने लगा। पर जाहिर तौर पर वो अपनी नाराजगी दिखाता रहा। फिर तय हुआ कि जब तक कोई नई कुक नहीं मिलती, चंदा ही उनका खाना नाश्ता बनाएगी। चंदा को एक बहाना मिल गया था वहां कुछ दिन टिके रहने का। इकबाल को अवसर मिल गया था इतनी खूबसूरत हसीना को संग रखने का। और हरी सोच रहा था कि अब वो निश्चिंतता से अपने लिए जॉब और उन दोनों के लिए कोई रहने की जगह ढूंढ लेगा। एक रेहाना बेगम ही थी जिन्हें खुशी तो थी चंदा जैसी सुघड़ सभ्य लड़की उनकी रसोई संभालेगी, जिसके हाथों में जादू था पर दिल में डर भी था उस आने वाले तूफान को लेकर। जब सायमा और रूही लौट कर आएंगे, सायमा बहुत बिफरेगी, रुआ चाट मचाएगी। चंदा जैसी रूपसी को अपना घर संभालते देखकर घर में व्याप्त इस समय की शांति उसे तूफान से पहले वाली शांति से अधिक कुछ न लग रहा था। चंदा का हाथ लगते ही सारे घर की हवा ही बदलने लगी थी। जैसे रसोई घर से की गई शुरुआत धीरे धीरे रेहाना बेगम की देखभाल तक जा पहुंची। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। शरीर की कमजोरी और घर में बहू बेटे के झगड़े उन्हें खोखला कर रहे थे। पर जब से चंदा ने घर की देखभाल करनी शुरू की थी, वो आश्चर्यचकित थीं कि कोई इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। चंदा के हाथ में जादू था। इतना स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक खाना बनाती थी वो कि साक्षात अन्नपूर्णा दिखती थी वो उन्हें। उस दिन उनके सर में दर्द हो गया था, शायद बीपी की दवाई लेना भूल गई थीं। चंदा से उनका हाल न देखा गया। पहले तो उसने उन्हें दवाई खिलाई, बढ़िया सी तेल मालिश कर उनकी चोटी बनाई। रेहाना बेगम की आंखें भीग गईं। उन्हें अपनी बेटी की याद आ गई जो निकाह के बाद विदेश में जा बसी थी। जब वो उनके लिए कड़क चाय और भुने मखाने लेकर आईं तो वो भावुक हो गई। लगता है तुझसे मेरा पिछले जन्म का कोई नाता है बेटी। चंदा को भी उनके साथ होती तो अपनी मम्मी का ध्यान आ जाता। इसी तरह वक्त कट रहा था। हरी को भी एक दुकान पर नौकरी मिल गई थी। वो लोग चाहते थे कि अब कहीं दूसरी जगह रह लें, पर ना तो इकबाली और ना रेहाना बेगम उन्हें घर से दूर रखना चाहते थे। वो दोनों भी खुश थे। इतना बढ़िया घर बार उन्हें कहाँ मिलता। और जब ऐसा लगने लगता है कि सब ठीक होने लगा है, तभी ऐसा जरूर कुछ घट जाता है कि लगता है यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं था। धूप में एक दिन चंदा किचन का काम निपटा कर नहा धोकर अपने बाल सुखा रही थी। घर में उस वक्त उसके और रेहाना बेगम के सिवा कोई ना था। रेहाना जी उसे बिटिया की तरह ही प्यार करती थीं, इसलिए वो बहुत ही फ्रैंक हो चली थी। एक आरामदायक कुर्सी पर सर टिकाए, पैर सामने रखी मेज पर रखकर आंखें मूंदे वो मस्ती से गुनगुना रही थी। तभी किसी तेज आवाज से चौंक कर उसने आंखें खोलीं और सामने एक मॉडर्न लेडी और 7-8 साल की बच्ची को देखा। आप कौन? सहसा उसके मुंह से निकला। यही बात मैं आपसे पूछती हूँ, आप कौन? माथे पर बल लाते हुए वो लेडी बोली। तभी अंदर से रेहाना जी आते हुए बोली, अरे आ गई मेरी लाडो रूही। उन्होंने अपनी बाजू फैला दी और वो नन्ही गुड़िया उनके सीने से लग गई। चंदा झट समझ गई कि वो दोनों कौन हैं। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया। लेकिन ये हैं कौन अम्मा? पहले कभी देखा नहीं इन्हें। सायमा की आवाज़ की बेचैनी और निगाहों का गुस्सा बता रहा था कि इतनी खूबसूरत औरत उसकी अनुपस्थिति में उसके घर में रहे, ये उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। पल भर को रेहाना बेगम आने वाले तूफान की आहट से सिहर गईं। उन्होंने दिमाग चलाया और झट कहा, बहू बेगम, आप तो जानती हैं कि मुझ बूढ़ी से अब ये घर के काम संभाले नहीं जाते, इसलिए जब आप घर में नहीं थीं तो इनको सब देखभाल के लिए रख लिया है। रुखसाना भी कहाँ गईं? लेकिन छुट्टी पर हैं वो साहबजादी तो। ओह आई सी। चंदा को घूरते हुए बोली, क्या नाम है तुम्हारा? जी चंदा। उसने नज़र झुकाकर कहा, कुछ पढ़ी लिखी हो या नहीं? जी मास्टर्स किया है। चंदा हल्के से बोली, तो ये काम क्या मजबूरी थी आखिर? तुम्हें तो बढ़िया जॉब मिल सकती थी। बिना मजबूर हुए कोई इस तरह काम नहीं करता मेम साहब। मेरा आदमी भी पास की दुकान पर काम करता है। गुड, शादीशुदा हो। सायमा ने चैन की सांस भरी। इसके हाथ का खाना खाना बहू, बहुत टेस्टी डिश बनाती है ये। चलिए बहुत भूख लगी है, लो जरा रूही के कपड़े चेंज करा लाओ पहले। चंदा ने मुस्कुराते हुए कपड़े उठाए और रूही को गोद में उठा लिया। चलिए बेबी। थोड़ी ही देर में रूही और चंदा आते दिखाई दी। दोनों में ऐसी दोस्ती हो गई जैसे जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। रूही चलो
तुम मम्मा के पास आकर बैठो। सायमा ने उसे आवाज लगाई, लेकिन वो चंदा का साथ छोड़ने को तैयार ना थी। मैं आंटी के साथ खाऊंगी की जिद पकड़कर बैठी थी, और वो इस बात से सायमा का पारा हाई हो गया। वो उस पर हाथ ही उठा देती कि चंदा ने उसे रोक लिया। प्लीज, आप बच्ची पर गुस्सा ना होइए, मैं किचन में चली जाती हूँ, लेकिन बस आप खाने के बाद अगर कुछ देर मेरे संग खेलने की इन्हें इजाज़त दे देंगी तो ये आसानी से आपका कहा मान जाएंगी। इतनी जल्दी क्या घुट्टी पिला देती हो सबको? सायमा ने व्यंग करते हुए उसे कहा। जी। वो चौंक गई। उसे समझ आ गया था कि उसके दिन इस घर में मानो पूरे हुए। अब ये यहाँ नहीं रहने देंगी। अब चलती हूँ कहती हुई चंदा रसोई की तरफ बढ़ गई। सायमा मन ही मन में निश्चय कर चुकी थी, आने दो इकबाल को ऑफिस से। इस खूबसूरत बला से जितनी जल्दी छुटकारा हो अच्छा है। उसे चंदा कोई जादूगरनी सी लगी। उसकी आंखों में कोई सम्मोहन सा था। वो खुद उसकी तरफ खिंचती जा रही थी। रही सही कसर फिर खाने ने पूरी कर दी। छोले भटूरे, गाजर का हलवा, मिक्स वेज सब्जी, बूंदी का रायता, करीने से कटा हुआ प्याज, टमाटर, खीरे का सलाद। ओह, यहाँ तो पूरी दावत रखी है इसने। सायमा दिल ही दिल में कमजोर पड़ रही थी। कैसे निकाल पाऊंगी इस जादूगरनी को घर से? ये तो दिलो दिमाग पर हावी ही हुई चली जा रही है। फिर एक एक गस्सा उसके हलक से नीचे उतरता रहा। उसी के साथ उसका सारा डर गुस्सा पिघलता रहा और बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, ये तो कोहिनूर है, कोहिनूर। कौन बहू बेगम? रेहाना बोली तो वो बात छुपा गई। कोई नहीं अम्मा, थक गई हूँ, चलकर सोती हूँ अब। इकबाल को विश्वास नहीं हो रहा था कि सायमा ने इतनी आसानी से चंदा को घर में एक्सेप्ट कर लिया था। वो जानबूझकर चंदा से दूर ही रहता, नहीं तो जानता था कि एक बार सायमा बिगड़ गई तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। चंदा और हरी भी संतुष्ट थे कि कुछ ही दिन का सही उन्हें एक पक्का ठिकाना तो मिल गया था। चंदा पूरी जान लगाकर काम करती। पहले सिर्फ रसोई संभालती थी, फिर रेहाना बेगम की देखभाल करती। अब उसके कामों में एक नया काम जुड़ गया था, और वो था सायमा इकबाल की बेटी रूही को पढ़ाना। एक दिन रूही बहुत रो रही थी। उसकी ट्यूशन टीचर नहीं आई थी और उसका होमवर्क कोई कराने को राजी नहीं था। ऐसे में चंदा ने उसकी हेल्प की और वो अपनी चंदा आंटी की एक बार फिर मुरीद बन गई। अभी तक चंदा आंटी उसके साथ सिर्फ खेलती ही थी, लेकिन अब तो वो उसकी टीचर भी बन गई थी। रूही इतना मन लगाकर पढ़ने लगी थी अब कि सारा घर अभिभूत था। जिसे देखो वो चंदा की तारीफ करते नहीं थकता था। चंदा को ऐसे में अपनी बेटी बेला बहुत याद आती। वो बात बात में रूही को ही बेला कहकर बुलाती और वो चौंक जाती। आंटी, ये बेला कौन है? चंदा बात बनाती। तुम ही तो मेरी बेला गुलाब जूही हो, रूही रानी, और उसको गुदगुदा देती और दोनों खूब हंसती। भले ही चंदा की आंखें गीली हो जाती, उसे बेला बेइंतहा याद आती। उसकी उदासी की वजह जानकर हरी भी अक्सर उदास हो जाता। एक दिन चंदा ने हरी से कह ही दिया, अब तुम बेला को मेरे पास कब तक लाओगे? कितने दिन हुए मैंने उससे बात भी नहीं की। मैं क्या करूं हरी, तुम्हारे अलावा मेरा कौन है जिसे ये सब बताऊं? आप फिक्र ना करें, मेरे दिमाग में सब बातें चलती रहती हैं। मैंने कल ही वहाँ अपने दोस्त विनायक से बात की थी। उसकी पत्नी की सहेली राधा ही बेला की मेड है आजकल। उसने बताया मुझे कि बेला ठीक है, बस आपको बहुत याद करती है और रोती रहती है। क्या? चंदा भावेश में हरी से लिपट गई। तुम सच कह रहे हो हरी, तुम कितने अच्छे हो। तुम मेरे बिना बोले मेरे दिल की बात पढ़ लेते हो। देखिए बेला की कल की पिक, वो स्कूल यूनिफॉर्म में कितनी सुंदर लग रही है। चंदा अपनी लाडली का फोटो देखकर खुद पर नियंत्रण न रख सकी और उसके आंसू छलछला पड़े। उसने भावुक होकर हरी के दोनों हाथ चूम लिए। आई लव यू हरी, वो थरथराती आवाज में बोली, पर हरी हौले से मुस्कुरा दिया, सिर्फ ये कहता हुआ कि मैं जल्दी ही आपको अपनी बेटी से मिलवाऊंगा। हरी ने अगले ही दिन बहुत कोशिश की कि उसके मालिक उसे 2 दिन का अवकाश दे दें, जिससे वो वहां जाकर बेला की खोज खबर ला सके और कोई प्लान बनाए कि उसे कैसे लाया जा सकता है। पर उसकी उम्मीद टूट गई जब उसके मालिक ने बुरी तरह उसे फटकार लगा दी। इन छोटे लोगों को जरा सी भी इज्जत कह दे दो, दिमागी खराब हो जाते हैं इनके। जुम्मा जुम्मा 4 दिन काम पर आए नहीं हुए जनाब को कि एडवांस भी चाहिए और छुट्टी भी। करना हो करो काम, नहीं तो लाइन लगी पड़ी है कामगारों की। हरी की बोलती बंद हो गई थी। मालिक की बात सही भी थी,
पर चंदा का दिल दुखाने के नाम हरी की जान सूखने लगती थी। वो फिक्र में पड़ गया था कि चंदा को क्या कहूँगा अब, कि मैं बेला का पता लगाने क्यों नहीं जा पा रहा। उसका उतरा चेहरा देखकर चंदा समझ गई थी कि उसे छुट्टी नहीं मिल पा रही होगी, इसलिए वो नहीं जा पा रहा। एक दिन अकेले में उसने हरी को आश्वस्त किया, मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं कि तुम्हारी मजबूरी ना समझ सकूं। तुमने मेरी बेटी को मुझे दिखा दिया, मेरे जलते मन को ठंडक पड़ गई। तुमने बहुत पुण्य का काम किया है हरी, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। एक तरफ तो आप मुझे अपना दोस्त कहती हैं और दूसरी तरफ एहसान की बातें करती हैं। आप प्लीज मुझे बताएं, हमारे रिश्ते का आधार क्या है? चंदा ने चौंक कर हरी को देखा। कभी कुछ न कहने वाला हरी आज अचानक इतने अधिकार से कुछ पूछ रहा था और चंदा का मन कर रहा था कि वो उसे ऐसे ही डांट सुनाए। कितना प्यार है ना इनमें। वो प्यार भरी निगाहों से हरी को देखने लगी और हरी उन निगाहों की तपन से पिघलने लगा। पर जल्दी ही वो संभल गया और किसी काम से बाहर चला गया। चंदा अवाक हुई उसे जाती देखती रही। कैसा प्यार है ये इसका, कितना नियंत्रण है इसका अपनी भावनाओं पर, कभी अपनी सीमाएं नहीं लांघता। ये मनुष्य है, ये देवता। जितना साधारण बाहर से दिखता है उतना ही असाधारण है इसका व्यक्तित्व। चंदा का मन सम्मान और प्रेम से नतमस्तक हो उठता उसके लिए। उधर हरी बाहर जाता हुआ सोच रहा था कि ये क्या हो जाता है। इन्हें कभी कभी माना कि ये मेरे साथ हैं, पर अभी हमारा कोई रिश्ता थोड़ी ना है। ये मेरी जिम्मेदारी है इस वक्त। इनकी मान सम्मान की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। ये तो इनका बड़प्पन है कि ये मुझे इतना मानती हैं, बाकी कोई ऐसी बात नहीं। दोनों का अजीब सा प्यार था एक दूसरे के लिए, था भी, और दोनों उसकी कोई परिभाषा भी नहीं थी। कोई रिश्ता ना होते हुए भी दोनों एक दूसरे से दिल की गहराइयों से जुड़ते चले जा रहे थे। सबकी निगाह में वो पति पत्नी थे, पर गंगा जल की तरह पावन रिश्ते वाले दोस्त थे वो दोनों। ये बात सिर्फ वो ही जानते थे। वक्त की एक सही सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये कैसा भी हो कटी जाता है। चंदा जो एक पल भी अपनी बेटी बेला को अपनी आंखों से जुदा नहीं करती थी, वक्त की मार से कुछ ऐसी विवश हुई कि पहले खुद के घर में ही अपनी बेटी के दर्शन न कर पाती थी और अब तो उससे इतनी दूर सिर्फ इस उम्मीद में जी रही थी कि हरी उसे उसकी बेटी से मिलाने के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगा देगा। जब भी वो ये सोचती उसका मन हरी के लिए श्रद्धा, प्यार और इज्जत से भर जाता। किस्मत के भी अजीब रंग देखे थे उसने जिंदगी में। राजवीर, जिसे खुद से बढ़कर चाहा, जिसके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसने ही उसके साथ छल किया। उसे जीवन संगिनी बना तो लिया, पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहा। यहाँ तक कि उसकी खूबसूरती का भी सौदा भी किया। उसे घिन होने लगी थी प्यार मोहब्बत के नाम से। तभी उसे अपना बाल सखा हरिकिशन मिला, जिसने उसका बेशर्त साथ दिया, उसके गम को अपना माना और अपनी जिंदगी उसकी एक मुस्कुराहट के लिए दांव पर लगा दी। वो चाह कर भी भगवान से शिकायत नहीं कर पाती थी। क्या कहे कि क्यों उसे ऐसा जीवन साथी दिया जिसने उसे धोखा दिया। नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसी की वजह से तो उसे हरी जैसा अच्छा हमदर्द और हमसाया मिला था। लेकिन उसकी ज़िंदगी की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं, और काफ़ी कुछ वजह थी इसकी। उसकी बेदाग खूबसूरती। उस दिन वो रूही को पढ़ा रही थी। पहले उन्होंने मैथ्स के कुछ कठिन सवाल किए, फिर इंग्लिश की पोएट्री करी। रूही को बहलाने के लिए उसने कह दिया था कि पढ़ाने के बाद हम दोनों गाएंगे और नाचेंगे भी। अपने वादे मुताबिक अब उसे रूही के संग डांस करना था। पहले वो झिझकी, पर रूही की जिद के आगे उसकी एक न चली। रूही ने गाना चला दिया था और चंदा भी कुछ देर सब कुछ भूलकर उसे डांस कर लुभाने लगी थी। गाना बज रहा था, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भय परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं। थोड़ी देर में रूही भी उसके संग नाचने लगी। तभी इकबाल कमरे में आए और मंत्रमुग्ध से चंदा को देखने लगे। तालियां बजाते वो कह रहे थे, मैंने आपसा हंसी आज तक कोई नहीं देखा, गजब हैं आप। चंदा अकबका के रुक गई। वो बुरी तरह झेप गई थी। सॉरी, रूही की जिद की वजह से ही मैं नहीं, आप जितनी सुंदर हैं उतने ही सुंदर गुणों की खान भी हैं। अमेजिंग।
उनकी बात में, तारीफ में चंदा को कुछ नए खतरे की बू नजर आई। वो दिल ही दिल में डर गई। क्या ये भी मुझे उसी नज़र से देखते हैं? उफ, ये खूबसूरती भी मेरे लिए जी का जंजाल बनती जा रही है। अब क्या करूं? क्या चेहरे पर कालिक पोत लूं? कीचड़ लगाया करूं मैं? भगवान के कायदे भी वो जाने। जहाँ उसकी कद्र नहीं वहाँ भरपूर है, और जहाँ चाहिए वहाँ दूर दूर तक नहीं। हर कोई खूबसूरत दिखने के लिए लाख जतन करता है, सारे प्रयास कर कर के भी वो खूबसूरती नहीं पाता जिसे चंदा सुबह शाम खत्म करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती। इकबाल उससे बात करने के जिस तरह बहाने ढूंढने लगे थे, वो चंदा बखूबी समझती थी, जानती थी कि उन्होंने उसके साथ मर्यादा कभी भंग नहीं की थी, पर हर बात में उसका फेवर लेना, उसकी तारीफ करने का कोई भी मौका न चूकना, ये सब उसे चुभने लगा था। क्योंकि वो नोटिस कर रही थी कि सायमा भी ये सब चेंज बारीकी से महसूस करने लगी थी, और अब उसका व्यवहार चंदा के लिए दिनों दिन तल्ख होता जा रहा था। एक दिन डाइनिंग टेबल पर वो रेहाना बेगम से पूछ बैठी, अम्मा अब रुखसाना भी कब तक आएंगी? काफ़ी समय से उनके हाथ का खाना मिस कर रही हूँ। रेहाना ने कुछ अजीब सी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, क्यों बहू बेगम, हमारी चंदा के खाने में कोई कमी नज़र आई क्या आपको? नहीं, वो बात नहीं है। मुझे लगा चंदा पर और बहुत सारे काम हैं आजकल, कुछ रुखसाना बीबी संभाल लेती। बात बदलते हुए वो इकबाल को देखते हुए बोली। इकबाल मज़े से बिरयानी का मज़ा लेते हुए बोले, इस टेस्ट का तो कोई जवाब नहीं बेगम, खाइए जरा, फिर याद कीजिए रुखसाना भी को। आह क्या स्वाद है। सायमा चिढ़ गई थी ये सुनते हुए, और थोड़ी ही देर में, भूख नहीं है आज मुझे, कहते हुए अपने कमरे में चली गई। चंदा ज़्यादातर कोशिश करती कि इकबाल के सामने ना पड़े, ना ही वो सायमा से पंगा लेती, चाहे वो उसे कितना ही नीचा दिखाए। रेहाना बेगम के कामों में ही खुद को हिलगाए रखती, पर जब तक उसका सामना इकबाल से हो ही जाता, वो उसे अपनी मुस्कुराहट से ये समझा देता कि उसके होते हुए किसी की इतनी जुर्रत नहीं कि उन दोनों को वहां से निकाल सके। चंदा का मन होता कि किसी तरह कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि हरी उसकी बेटी को उन जल्लादों के चुंगल से छुड़ा लाए, फिर वो कहीं दूर जाकर अपनी एक प्यारी सी दुनिया बसा लेंगे, जिसमें सिर्फ वो होगी, उसका हरी होगा, और होगी उसकी जान से प्यारी बेटी। वो खुद नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई विवाद हो किसी पति पत्नी में, किसी के घर की शांति भंग होने का कारण वो बने। ये उसे बर्दाश्त नहीं था। सुबह शाम वो अपनी पूजा अर्चना में भगवान से एक ही बार मांगती कि हे ईश्वर, अब मेरी और परीक्षा मत लीजिए, मुझे इन लोगों के घर और न ठहरना पड़े, और मैं शांति से बस अपने घर रह सकूं। भगवान के अपने नियम कानून हैं, वो जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पर जब किसी को आग में तपाकर कुंदन बनाना चाहता है तो उसकी परीक्षा की अवधि बढ़ती ही जाती है। और चंदा को लगता था अभी काफी कठिन परीक्षा के दौर से गुजरना था। जीवन में लगातार मिलते संघर्ष हमेशा आपको परेशानी नहीं करते, बल्कि वो आपको जूझने की कला में सक्षम भी बनाते हैं। शुरू शुरू में आपको अटपटा सा लग सकता है, पर जब ये रोज की बात होने लगे तो आपका दिमाग उतना अभ्यस्त होता चला जाता है, और आपकी घबराहट हिम्मत में बदलने लगती है। कुछ ऐसा ही घट रहा था हरी और चंदा के साथ। रोज रोज के मिलते नए झटकों से अब वो मजबूत होती जा रही थी। चंदा सोचती थी कई बार, अपने पति राजवीर की हकीकत जान चुकी हूँ, बेटी बेला से वियोग हो चुका है, अब और क्या छिनना बाकी रह गया था, फिर डर किस बात का। कई दफ़ा आदमी इतना कुछ खो बैठता है जिंदगी में कि उसके पास अब खोने को कुछ बचता ही नहीं, और ऐसे में उसके सारे डर खत्म होने लगते हैं। किसी बुरे की आशंका से उसका दिल नहीं धड़कता। फिर ऐसे ही एक दिन चंदा के घर के कामकाज निपटा के धूप सेक रही थी। उसकी आदत थी कि वो कुछ देर धूप में जरूर बैठती। एक तो उसके बाल बहुत लंबे थे, धोने के बाद अगर वो उन्हें धूप में ना दिखाए तो उन्हें सूखने में वक्त लगता था, साथ ही उसे धूप में बैठकर बहुत एनर्जी मिलती थी। चंदा गाती बहुत मीठा थी, जब भी घर में अकेली होती निश्चिंतता से पूरी लय ताल में गुनगुनाती तो सारा घर उसकी मधुर स्वर से लहरी से गुंजायमान हो उठता। उस दिन भी वो तरन्नुम में गा रही थी, कौन आया कि मेरे दिल की खनक जाग उठी। अचानक से उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल करीब है। उसकी सांसें चंदा को नज़दीक महसूस होने लगीं। उसने घबराकर आंखें खोल दी तो एक हैंडसम सा युवक उसके चेहरे पर झुका हुआ था, उसके बहुत पास।
एक परफ्यूम की सुगंध उसके नाक में भर गई। वो हड़बड़ा के उठ बैठी और अपना आंचल दुरुस्त करने लगी। उसका सुरमई रंग घबराहट और हड़बड़ाहट में पीला सा पड़ गया था। कौन कौन हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने करीब आने की? वो चीखी। ओह, गुस्से में तो आप और भी हसीन लगती हैं। या अल्लाह, भला की खूबसूरत हैं आप। उस अजनबी ने मुस्कुराते हुए चंदा की आंखों में झांकते हुए कहा। हाउ डे यू टू टॉक लाइक दिस? चंदा फिर गरजी। ओ आई सी, आप तो इंग्लिश भी बखूबी बोल लेती हैं। इंटरेस्टिंग। वो बेशर्मी से हंसा। आप हैं कौन और यहाँ तक कैसे घुस आए? नादिर, नादिर मियाँ। मियाँ, देखिए कौन बदतमीज है। चंदा बदहवास सी थी। तभी अंदर से नादिर मियाँ आए। सलाम छोटे साहब। आते ही उसने उसे अजनबी को ये संबोधन किया और उसका बैग अपने हाथों में ले लिया। छोटे साहब। चंदा भौचक्की सी थी। अब ये कौन नई मुसीबत आ गया? उफ, कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दे, वो सोचने लगी। खूबसूरत मोहतरमा कौन है नादिर मियाँ? क्या भाभी की कोई नई रिश्तेदार हैं जिन्हें मैं नहीं जानता? अब तक चंदा समझ गई थी कि ये कोई घर के इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। उसने झेपते हुए कहा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको पहचानी नहीं। कोई बात नहीं ब्यूटीफुल लेडी, अब जान भी जाएंगी और पहचान भी। नाइस टू मीट यू स्वीटी। चंदा को आभास हो गया था कि ये कोई दिलफेक आशिक टाइप युवक है, इससे बच के रहना पड़ेगा। बेशर्म इतना है कि बिना ये जाने वो कौन है उससे फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। इस चीप मोंगर ने। खैर, अब ओखली में सर दिया है तो मूसलों से क्या डरना, निपटूंगी इससे भी। तभी उस अजनबी ने चंदा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। माई सेल्फ अनवर, इकबाल मोहम्मद का छोटा भाई। और आप? चंदा ने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं था। अरे, आप शर्मिंदा कर रही हैं अब मुझे, वो बोला। इतनी खूबसूरत मोहतरमा सिर्फ ऑर्डर देती अच्छी लगती है, सॉरी बोलती नहीं। वो हंसा। बाय द वे, आप साइमा भाभी की फ्रेंड हैं क्या? नहीं इकबाल सर। वो पूरी बात भी नहीं कर पाई थी कि पीछे से रेहाना बेगम आते हुए बोली। कब आया मेरा प्यारा बेटा दुबई से लौटकर? ओह मॉम, वो रेहाना बेगम से लिपट गया। कितनी कमज़ोर हो गई हैं आप, कोई ख्याल नहीं रखता आपका। ले, अब मैं आ गया। नॉटी। उसके कान उमड़ते हुए वो हंसी। चंदा, जाओ जल्दी से 2 कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स लेकर आओ। चंदा को देखते हुए वो बोली। अब बारी अनवर की थी चौंकने की। ये कौन है अम्मा? हमारी नई होम मेकर। दरअसल रुखसाना भी चली गई तो इसे लगाया है। इकबाल ने, बड़ी भली औरत है। वो इतना कुछ आगे भी बोलती रही थी पर अनवर को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो ये एक मेड है, इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी मेड। तौबा, कुछ तकदीर ज़्यादा ही मेहरबान चल रही है मेरे ऊपर। सोचता था कि दुबई के बाद लखनऊ घर जाकर बोर हो जाऊंगा, पर यहाँ तो खुदा ने बेहिसाब हुस्न की मलिका भेज रखी है मेरी खातिर। उफ, क्या अदाएं हैं जालिम की। कितनी नमकीन दिखती है, मिजाज की इतनी कड़क, जैसे कोई शहजादी हो। मज़ा आएगा इसके साथ। क्या सोच में पड़ गया? रेहाना बेगम बोली। चल जल्दी फ्रेश होकर आ, और ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है अम्मा। वॉशरूम की तरफ जाता अनवर सोच रहा था कि ये खूबसूरती रसोई में काम करने के लिए नहीं है, ये मेरे कमरे तक आ जाए, मैं इसे रानी बनाकर रखूंगा। इसके नाजुक गोरे हाथ काम के लिए नहीं बने हैं, ये तो सिर्फ मुझे प्यार करने के लिए होने चाहिए। ओह, कितनी कटीली नज़र है, सीधे दिल को चीर गई। अनवर को पहली ही नज़र में चंदा इतनी भा गई थी कि वो पागल हो उठता था उसे पाने को। उसके दिल दिमाग में बस चंदा ही चंदा छा रही थी। सोच रहा था, वो कितना प्यारा नाम है चंदा, है भी तो बिल्कुल चांद की तरह प्यारी, शीतल, दिल को सुकून पहुंचाने वाली। ये कैसे मेरे दिल की चंदा रानी बनेगी? अब बस ये देखना है। वो नीचे गुनगुनाता हुआ जा रहा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। आजा बेटा। कहाँ गाता गुनगुनाता घूम रहा है? कॉफ़ी ठंडी हो रही है। रेहाना बेगम की आवाज़ से वो जल्दी जल्दी डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ा। अनवर की आंखों में चंदा की सलोनी मूरत कुछ ऐसी बसी थी कि उसे न दिन में चैन था न रातों को नींद थी। हर वक्त वो इस उधेड़बुन में लगा रहता कि चंदा को कैसे आकर्षित करे खुद की तरफ। जब उसे हरी के बारे में पता चला तो स्वाभाविक था उसे धक्का लगना, इसलिए लगा भी। पर जब उसे इन दोनों में कुछ भी कॉमन सा नहीं लगा, न ही उनकी शक्ल सूरत,
बल्कि उनकी उम्र, स्टेटस उसे विश्वास हो गया था। ये दोनों ही इन लोगों से कुछ छिपा रहे हैं जो वो पता लगा ही लेगा। फिलहाल एक बार चंदा उसे हरी झंडी दिखा दे कि वो अनवर को पसंद करती है, तो उसके रास्ते के सारे कांटे वो मिनटों में चुन के निकाल फेंकेगा। दूसरी तरफ चंदा जान गई थी ये दोनों भाई उस पर लाइन मारते हैं। बड़ा इकबाल क्योंकि शादीशुदा है तो जरा संभल के वो ही खेल खेलता है। जो छोटा वाला अनवर जो अभी अविवाहित है, खुलकर उसके साथ खेलना चाहता है। बहुत ऊहापोह चलती थी उसके मन में। वो कितनी मजबूर थी, सब कुछ जानते समझते भी जीती जागती मक्खी निगलने को तैयार रहती, क्योंकि इन्हीं दोनों की दया पर तो वहाँ टिकी हुई थी। अगर वो हरी को अपने मुंह से कुछ कह देती तो वो उसको एक पल भी वहाँ ना रहने देता। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती कि हरी के सामने ये जाहिर ना करे कि उसे वहाँ कोई तकलीफ नहीं है। वो रूही के साथ बहुत समय बिताती, बिल्कुल बच्ची बन जाती। वो खूब खेलती, डांस करती और मस्ती करती। एक दिन वो रूही की कुछ दूसरी दोस्तों के साथ घर के बगीचे में और उसके खुले लॉन में खेल रही थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और सारे बच्चे उसके चारों ओर दौड़ रहे थे। वो दोनों हाथों को फैलाए लॉन में हर ओर टटोलती आगे बढ़ी जा रही थी कि अचानक किसी की मजबूत बाहों के घेरे में कैद हो गई। वो हड़बड़ा उठी। कौन? उसने कांपती आवाज में पूछा। खुद को छुड़ाने की असफल कोशिश की। जब उसने अपनी पट्टी उतार फेंकी, वो अनवर की बाहों में थी। ये सब क्या है? वो चिल्ला के बोलना चाहती थी, पर उसकी आवाज़ उसके हलक में ही घुटकर रह गई। जानती थी उसकी नन्ही सी भूल उसको और हरी को घर की चौखट से बाहर फिकवा सकती थी। जबरन होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए वो बोली, आप यहाँ? बच्चे कहाँ गए? तभी बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी। चाचू को आंटी ने पकड़ लिया। मजा आ गया। अनवर बेशर्मी से हंसने लगा और चंदा का मुंह लाल पड़ गया। समझ गई थी वो कि ये जानबूझकर अनजान बन रहा है, पर खून का घूंट पीकर शांति बनी रही। बात आई गई हो गई थी, पर चंदा को समझ आ गया था कि उसे अब और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ कोई अपना नहीं, सब शेर की खाल में छिपे भेड़िया हैं ये लोग। एक औरत की इज्जत मान सम्मान की कोई कीमत नहीं इनकी निगाहों में। वो तो मैं पढ़ी लिखी जागरूक हूँ, नहीं तो अभी तक तो ये अनवर मुझ जैसी को बहला फुसला कर अपने जाल में फंसा भी लेता। अब तक उसे घृणा होती थी संसार से। कैसे लोग होते हैं यहाँ। रेहाना बेगम भी देखकर अनदेखी करती थी। कितनी बार जब उन्हें ऐसा लगता कि अनवर चंदा को घूर रहा है, उस पर लार गिरा रहा है, वो वहाँ से हट जाती, काम का बहाना बनाकर कहीं और सरक जाती। फिर क्या दिखावा करती हैं, मुझे अपनी बेटी मानती हैं, बेटियों को यूं बेटों के हाथ लुटने को छोड़ देंगी। ये सारी दुनिया ही धोखा है। पहले राजवीर का परिवार, कितना विश्वास था उसे राज पर, क्या क्या नहीं किया उसने उसके लिए, और वो कितना जालिम निकला। उफ, उसके आंसू निकल पड़े। कितना मक्खन लगा रहा था उस दिन वो उसे। आज कयामत लग रही हो तुम मेरी चंदा। वो रोमांटिक होता हुआ उसके पहलू में आ बैठा था। धत, दिन में ही नशा कर कर आए हो क्या? वो मुस्कुराई थी। तुम्हारे रूप का नशा जिसे हो जाए उसे कुछ और कहाँ चाहिए जाने मन। वो उसके गेसुओं से खेलता हुआ बोला था। जाओ जाओ, ये बताओ आज क्या काम कराना है, मस्का क्यों लगा रहे हो? वो शर्माई सी बोली थी। समझदार होती जा रही हो, और होगी भी क्यों नहीं, इतने बड़े पॉलिटिशियन की बीबी हो आखिर। उसके ये कहते ही चंदा पल भर को डर गई थी। उसे लगा आज अच्छे मूड में है, लगे हाथों बेला के लिए पूछ लेती हूँ। अच्छा ये तो बताओ बेला कैसी है? उससे मिले बहुत वक्त हो चला, मुझे याद आती है ना वो। चंदा ने मनोहार करते हुए राज से पूछा। बिल्कुल ठीक है वो, अपनी मिस्ट्रेस के साथ एकदम मस्त। देखो ये वक्त हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम जानती हो ना ये इलेक्शन जीतना मेरे लिए कितना ज़रूरी है। तुम्हारा सारा ध्यान बस इसी ओर होना चाहिए। कुछ समझी? बोलते बोलते उसका चेहरा कठोर होने लगा था। उसकी पकड़ चंदा के हाथ पर असहनीय होने लगी थी और वो सिसकारी मारती हुई बोली थी, छोड़ो मेरी कलाई प्लीज, बहुत दर्द होता है, तो मुझे खुश कर दो ना आज। मेरे दोस्त मिस्टर चंदानेवत उधर कमरे में हैं, तुम आज उन्हें खुश कर दो। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम्हारी बेटी बेला तुम्हें मिल जाएगी। चंदा आंखें फाड़े राजवीर को देख रही थी। क्या ये वो ही है जिसके लिए उसने सोमवार के व्रत रखे थे? एक औरत की मांग में सिंदूर भरते हुए एक आदमी उसकी जीवन भर की सुरक्षा
का वादा करता है, उसके संग पवित्र अग्नि के चक्कर काटते हुए कितने वायदे करता है, तो क्या वो बस एक दिखावा होता है, महज कुछ रस्में जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तभी उसे अपनी मासूम बच्ची बेला का ख्याल आया, जो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। उसके क्रूर बाप ने उसे, उस मासूम को, उसकी माँ से दूर रखा था ताकि वो चंदा को ब्लैकमेल कर सके। छी, कैसा पिशाच है ये आदमी। आदमी के नाम पर धब्बा, मनुष्यता के नाम पर कलंक। वैसे ही सूरज आज भी निकला था जैसा कल था, ठीक वैसे ही पक्षी चहचहा रहे थे, फूल अपनी सुगंध हवा में बिखेर रहे थे, पर कोई था जिस पर इन सब का कोई प्रभाव नहीं हो पा रहा था। लाख कोशिश करने पर भी मन की नकारात्मक ताकतें इकट्ठी होकर चंदा को परास्त करने में जुटी हुई थीं। होता है जिंदगी में कई दफा, जब आपका मन बेकाबू होता है, आपको हर ओर अंधकार ही दिखता है। जब से अनवर ने चंदा को बच्चों के साथ खेलते हुए अपनी जकड़ में पकड़ा था, वो बेचैन थी। एक अजीब सी बेचैनी और असुरक्षित भावना उसे घेर लेती। जब भी उस दिन के बारे में सोचती वो, राजवीर के ख्याल आने से वो और ज़्यादा व्याकुल हो गई थी। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। ऐसे में एक बार फिर उसकी डूबती नैया का खेवनहार बना था हरि किशन। आपकी उदासी का कारण जान सकता हूँ? हरि ने सुबह काम पर जाते हुए चंदा से पूछा था। कुछ भी तो नहीं, मैं ठीक हूँ। जबरन मुस्कुराहट लाते हुए वो बोली, मैं समझ सकता हूँ, मैं आपका मुजरिम हूँ कि मैं इतने दिनों बाद भी बेला बिटिया की कोई खोज खबर आप तक नहीं पहुँचा पाया। सॉरी, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैंने अपने एक दोस्त को वहाँ इस काम में लगाया हुआ है। जल्दी ही हमें उसकी सूचना मिलेगी। आप खुद को दोषी ना कहें प्लीज, इसमें आपका क्या कसूर? एक आप ही तो हैं इस भरी दुनिया में जो मेरा दुख समझता है, वरना किसी को क्या पड़ी मेरी। चंदा फपक कर रो पड़ी। इन मोतियों को यूं न जाया कीजिए प्लीज, आपका एक एक आंसू मेरे दिल पर गर्म मोम की तरह गिरता है। हरी ने कहा तो चंदा ने तड़प कर अपनी फूलों सी नाजुक हथेली से उसका मुंह रोक दिया। कुछ भी बोलते हैं, आपकी जरा सी भी तकलीफ देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। एक आप ही तो हैं जो मेरे दर्द को समझते हैं। आज पहली बार चंदा और हरी इतने नज़दीक हुए थे। हरी के साथ होने का एहसास चंदा को बहुत हौसला दे रहा था, मानो उसे रिचार्ज कर रहा था फिर से रोज रोज की चुनौतियों से लड़ने की। हरी ने जब उसे बताया कि वो जानता था कि इकबाल और अनवर दोनों ही चंदा की मासूमियत का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो चौंक गई। लेकिन जब हरी ने उससे कहा कि वो चंदा को भी उनसे ज़्यादा अच्छे से जानता है, कि वो उन दोनों को उनके इरादों में कामयाब नहीं होने देगी, चंदा को अच्छा लगा कि हरी का उस पर इतना विश्वास है। पर उनके सामने मुख्य समस्या बेला को लाने की ही थी। दोनों मिलकर कोई युक्ति सोचने लगे। योजना अनुसार उन्होंने तय किया कि चंदा इकबाल और अनवर का वहम फिलहाल बना रहने दे। उन दोनों का उनके घर में बना रहना फिलहाल उनकी मजबूरी भी था और ज़रूरत भी। पहली बात तो वो लोग यहाँ सुरक्षित थे, दूसरी बात उन्हें अपने काम का अच्छा पैसा मिल रहा था और किसी भी योजना के सफल होने के लिए उन्हें बहुत बड़ी धनराशि की जरूरत पड़नी ही थी। एक दिन हरी बहुत खुश होकर चंदा के पास आया। आज की खबर सुनकर तुम खुशी से उछल जाओगी। ऐसा क्या हुआ? क्या तुम्हारी सैलरी बढ़ गई है तुम्हारे मालिक ने? चंदा बोली, नहीं तो कुछ और गेस करो। मेरे लिए लगता है सिलाई मशीन ऑर्डर कर दी है, जो मैं कब से मांग रही थी। समझ गई मैं। एकदम गलत, हरी ने उसे खिजाया। तुम ही बताओ हरी, आखिर बात क्या है? चंदा बेचैन हो गई। आज मुझे अपनी बेला तक जाने का क्लू मिल गया है। मेरी उसकी मिस्ट्रेस से बात हो गई है। उसने मुझे बताया है कि अगले कुछ दिनों में ये सब लोग चौधरी हरवीर एंड उनका परिवार किसी महोत्सव में व्यस्त है। ऐसे में मैं उस बात का फ़ायदा उठाकर बच्ची को वहाँ से गायब कर सकता हूँ। क्या सच में ऐसा संभव हो सकता है? चंदा ये सुनते ही बेसुध हो गई। वो बच्चों की तरह हरी से लिपट गई। उसका रोम रोम खड़ा हो गया था। कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो सुना है वो सच भी हो सकता था क्या? भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। आज मेरे दोस्त की बात में मुझे उम्मीद की किरण नजर आई है। देखते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ दिनों में हमारी बेला हमारे साथ होगी। फिर हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे, सबसे दूर, बहुत दूर। किसी चीज़ की मिल जाने की उम्मीद से ही हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे हमने उसे पा लिया हो।
चंदा का अब सारा वक्त इसी योजना बनाने में गुजर जाता कि वो अपनी बेला को कहाँ पढ़ाएगी, कैसे रखेगी, कितना प्यार करेगी। ख्यालों में खोकर वो सोचती रहती थी कि उसे वो याद ही करती होगी या भूल गई होगी। वो उसे पहचान तो लेगी ना कि वो उसकी माँ चंदा है। वो हरी से ये बात पूछती तो वो सहज हंस के कहता, एक बार तुम्हारे सीने से लगेगी तो अपनी माँ की धड़कनों को पहचान जाएगी। बच्चा माँ की धड़कनों को कभी नहीं भूलता। और चंदा ये सुनकर भावुक हो जाती। आखिर वो बहुप्रतीक्षित दिन आ ही गया जब हरि किशन बेला को लेने चंदा के शहर के लिए जाने वाला था। उसने अपने मालिक से कुछ दिन की छुट्टी का कहकर इजाज़त ले ली थी। झूठ बोल दिया था उसने कि वो अपने बीमार माँ बाप को मिलने जा रहा था। वो कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। हरि की जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, अब चंदा की खुशी, और चंदा उसका पहला और आखिरी प्यार थी। ये बात वो अच्छे से जानता था और अब तो चंदा भी ये बात जान चुकी थी। आज हरि को गए हुए 2 दिन हो चुके थे। घर ना तो वो अभी लौटा था और ना ही उसका समाचार आ रहा था। चंदा जब भी उसे फ़ोन करने की कोशिश करती, उसका फ़ोन या तो स्विच ऑफ आता था या कवरेज एरिया से बाहर। चंदा का दिल घबराने को हो आया था। वो अपने कमरे में बैठी थी और बहुत बेचैन थी। उसे लगा कि यहाँ कमरे में बहुत घुटन है, क्यों ना कुछ देर छत पर चली जाऊँ। वहाँ कुछ देर ठंडी हवा में टहल लूँगी, कुछ अच्छा लगेगा शायद। चंदा ने अपना रूम बंद किया और सीढ़ियों से छत पर जा पहुँची। वहाँ की ठंडी मीठी हवा में चंदा का मन कुछ हल्का हुआ और वो गुनगुनाने लगी। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ए जाने वफा तुम याद आए। वो गाने में इतनी लीन थी कि उसे आभास ही नहीं हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पास आ गया है। तभी किसी ने हौले से उसके कंधे पर हाथ रखा। अपनी बेख्याली में चंदा ने वो हाथ कस के पकड़ लिया और बुदबुदा उठी, हरी तुम कहाँ हो, कब तक आओगे? तुम्हारे बिना एक एक मिनट साल सा भारी लग रहा है। अचानक अनवर की आवाज़ सुनकर उसे मानो बिजली का करंट लग गया हो। उसने उसका हाथ पकड़ा छोड़ना चाहा, पर अनवर की तेज पकड़ के आगे वो बेबस हो गई। क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़िए प्लीज, वो गिड़गिड़ाई। तुम कहाँ अपनी खूबसूरती जवानी उस आदमी पर बर्बाद कर रही हो चंदा? तुम एक बार मुझे हाँ बोल दो, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, वो बोला। उसके मुंह से तेज गंध आ रही थी। चंदा समझ गई थी कि ये जो नशे में है। वो डर गई। एक तो हरी यहाँ नहीं था, दूसरे उन्होंने तय किया था कि मालिकों से पंगा नहीं लेना है अभी। फिर इस वक्त गलती उसकी ही थी। वो वहाँ अंधेरे में खुद अकेली आई थी। उसे ऐसे नहीं आना चाहिए था। वो तेजी से दिमाग चलाने लगी थी कि इस नशेड़ी से कैसे बचे। जोर जबरदस्ती में वो उससे नहीं जीत सकती थी। उसकी ताकत 100 हाथियों जितनी थी। ये उसे उसकी पकड़ से आभास हो चुका था। उसने अपना शरीर अनवर की पकड़ में ढीला छोड़ दिया। कहने लगी थी वो, आप बहुत देर में आए हैं घर आज, अभी खाना खाया नहीं आपने? उसकी मीठी आवाज़ के सम्मोहन में बंधा अनवर छोटे बच्चे की तरह उसके साथ नीचे जाने को तैयार हो गया। चंदा ने चैन की सांस ली। नीचे सभी खाने का इंतजार कर रहे थे और चंदा दौड़ती हुई रसोई घर में घुस गई। जब सबका खाना हो गया, रेहाना बेगम बोली, चंदा अब तुम भी खा लो, आजकल बहुत उदास दिख रही हो। हरी कहीं बाहर गया है क्या? सहानुभूति के 2 बोल सुनकर चंदा की रुलाई फूट पड़ी। इकबाल वहीं थे, चौंकते हुए बोले, क्या हुआ चंदा, आप परेशान क्यों हैं? कुछ चाहिए क्या? हरी कहाँ है? 2 दिन हो गए, ना तो वो घर लौटे, ना ही उनका फ़ोन लग रहा है। वो नज़रें झुकाए बोली, और तुम हमें आज बता रही हो? रेहाना बेगम फिक्र करती बोली। चंदा मन ही मन डर रही थी। ने ये भी नहीं बता सकती कि वो कहाँ गया है और किस काम से गया है, लेकिन ये तो उसे भी नहीं पता लग पा रहा कि वो कहाँ तक पहुँचा भी है या नहीं। कहीं बीच रास्ते में ही किसी दुर्घटना का शिकार तो नहीं हो गया। देखो, अगर 2 दिन हो गए हैं तो हम पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। कमिश्नर से मेरी जान पहचान है, मैं अभी बात करता हूँ। तुम हरी की एक फ़ोटो निकाल कर दो मुझे। पुलिस की बात से अनवर चौंक गया। अरे भैया, इसमें पुलिस तक जाने की क्या ज़रूरत है? आ जाएगा 1 आध दिन में। नहीं, अब तो 2 दिन हो चुके हैं, पुलिस को तो इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। इकबाल के ये कहते ही अनवर के चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ने लगीं, जिसे इकबाल ने साफ तौर पर पढ़ लिया था। वो अपने छोटे भाई की फितरत बहुत अच्छे से जानता था।
पर अभी उसके पास अनवर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वो चुप लगा गया। उसे इंतजार था कि सब सो जाएं एक बार, फिर वो अपने हिसाब से अनवर के कमरे की तलाशी लेगा, उसके यार दोस्तों को हड़काएगा, कुछ जानकारी लेगा, हो न हो इसके पीछे। अनवर के हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। उसने सिर्फ अनवर को डराने के लिए ही पुलिस कमिश्नर का नाम लिया था। बाकी वो चाहता था कि पहले अपने घर की तलाशी ही हो जाए, कहीं अनवर ने यहीं तहखाने में हरी को न छुपाया हो। बहुत दिनों से वो अनवर की निगाहों को पढ़ रहा था, जिनमें चंदा को हासिल करने की ललक और भूख दिखती थी। जब तब वो हरी को भी घेरे रहता था, लेकिन इकबाल को इतना संदेह नहीं था कि उसका छोटा भाई अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इतना नीचे गिर जाएगा। फिर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी ही होता। ये सब इकबाल का महज वहम भी तो हो सकता था, और वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि ये सब सच ना हो। यूँ तो कहने को चंदा इकबाल को भी अच्छी लगती थी, पर उसने कभी भी अपनी मर्यादा को भंग नहीं किया था। उसे पता था कि उसकी बीवी और बच्ची है, जिनके प्रति कुछ दायित्व हैं। पर यह अनवर तो कुछ ज़्यादा ही मर्यादाहीन हो चला था। आज वो जानता था कि घर में सब मौजूद हैं, तब भी पीकर आया था, और वो भी ऐसे ही। उसे खुद पर नियंत्रण भी ना था। इकबाल को लग रहा था कि अब जल्द ही कोई अच्छी लड़की देखकर अनवर की शादी कर दी जाए। आज दिन भर की घटनाओं से चंदा डर गई थी। पहले ही हरी की कोई सूचना न मिल पाने से वो घबराई हुई थी। अब अनवर का उसका हाथ यूं पकड़ना और खुलेआम जोर जबरदस्ती करने से वो बहुत डर गई थी। वो तो ऐन वक्त पर इकबाल सर का ही सहारा हो गया था, वरना आज क्या हो सकता था। सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। इकबाल भी आज चंदा की सिक्योरिटी को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान था। अब ये हरी कहाँ गुम हो गया? बात फिक्र और अफसोस की थी। आखिर उनके परिवार में रहते गायब हुआ था वो। कल को उंगली उनके परिवार पर ही उठ सकती थी, जो उसे बिल्कुल गवारा ना था। उसे लगा कि अनवर शायद सो चुका था, क्योंकि उसके कमरे की लाइट बंद हो चुकी थी। बहुत धीरे से उसने अनवर के कमरे में प्रवेश किया। सोते हुए वो बहुत मासूम दिखता था। उसने चुपचाप उसकी अलमारी की तलाशी ली, वहाँ कुछ भी ना मिला। हार थक कर उसने हरी का फ़ोन नंबर डायल किया। उसे अनवर की अलमारी में कुछ हिलता सा महसूस हुआ, और उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि हरी का फ़ोन साइलेंट मोड पर अनवर के कपड़ों के बीच हिल रहा था। तो इसका मतलब है कि अनवर ने ही कुछ गड़बड़ कर रखी है। इकबाल बुरी तरह घबरा गया था। अब अम्मा को क्या जवाब दूंगा? चंदा कहीं पुलिस को ना बुला ले। एक बार घर में पुलिस कचहरी हो जाए तो फिर देखिए कितनी बदनामी होती है। क्या करूं? चलो इसे उठाकर पूछता हूं कि इसने क्या किया है हरी के साथ। अनवर अनवर धीमी आवाज में उसे हिलाता हुआ वो बोला, क्या है भाई? चैन से सोने भी नहीं देते। वो करवट बदल कर लेट गया। उठो जल्दी, मुझे बताओ, ये हरी का फ़ोन तुम पर कहाँ से आया? जल्दी। हरी का नाम सुनते ही वो सोते सोते उठ बैठा। उसके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आई थीं। भाई मैंने कुछ नहीं किया उसको, एकदम से उठकर कहने लगा। पर मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है हरी को? बताओ मुझे सच्चाई क्या है? अनवर को झिंझोड़ते हुए इकबाल उससे पूछने लगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सच सच मुझे बता दो, नहीं तो पुलिस तुमसे पूछताछ करेगी, और तुम जानते हो उनके तरीके। इकबाल ने उसे धमकाते हुए कहा। तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? अनवर गुस्से में आ गया। फिलहाल तो सच जानना चाहता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो सजा भी दिलवा के रहूँगा। इकबाल के स्वर में दृढ़ता थी। अनवर को गुस्सा आ जा रहा था। उस 2 टके की लड़की के लिए आप अपने भाई से पंगा ले रहे हैं। उसी 2 टके की लड़की के लिए आपने ये गलत काम को अंजाम दिया। इकबाल ने उस पर तंज किया। तिल मिलाते हुए अनवर बोला, अगर मैं ना बताऊं तो सजा के लिए तैयार रहना। मैं चंदा को बता देता हूँ कि हरी का फ़ोन तुम्हारे कमरे से जब्त हुआ है। कहता हुआ इकबाल बाहर जाने लगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। अनवर तेजी से इकबाल की तरफ दौड़ा और इकबाल को रोकने लगा। इकबाल उसकी पकड़ से बचना चाह रहा था। दोनों ही इसको करते हुए गुत्थम गुत्था हो गए और गुस्से में एक दूसरे पर चीखने लगे। उनकी आवाज़ें बहुत देर से रेहाना बेगम को परेशान कर रही थीं। उन्हें यकीन हो गया
कि वो दोनों लड़ रहे हैं। वो अपने कमरे से उधर आईं और दोनों को अलग करते हुए बोली, क्या हो गया है आप दोनों को? बिल्कुल टीनेजर्स की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई वक्त है इस तरह शोर करने का? रात के 2 बज रहे हैं। अम्मा देख लें अपने लाडले बेटे की करतूत। बहुत सर चढ़ा रखा है आपने इसे। हम सबको हवालात की हवा खिलाने की जुगाड़ में लगे हैं। अनवर मियाँ, अब क्या कर दिया इसने? क्यों आसमान सर पर उठा रखा है दोनों ने? और फिर इकबाल कहता गया और रेहाना बेगम की आंखें चौड़ी होती गईं। तो हरी कहाँ है अब, ये तो बताओ। वही तो मैं कह रहा हूँ, घर की बात घर में ही निपटा लेंगे, लेकिन इनके सर से इसका भूत उतरे तब ना। अम्मा, मैंने अपने कुछ आदमियों को उसे धमकाने को कहा था, बस थोड़ी बहुत मारपीट डरा कर छोड़ देते वो उसे, पर उसने भी पलटकर उनके साथ मारपीट की होगी। तो आप तो जानती हो वो लोग पेशेवर थे, कुछ ज़्यादा पीट कर फेंक आए होंगे कहीं। क्या? हाय अल्लाह, अब क्या होगा? बेटा इकबाल, एक आध दिन में बात खुल जाएगी, फिर पुलिस केस बन जाए कहीं। क्यों ना उससे पहले हम चंदा पर दबाव बनाएं कि वो हरी की अनुपस्थिति में मुझसे निकाह कर ले। अनवर बोला, लेकिन इस खुशफहमी का कोई कारण आपके दिमाग में कि वो ऐसा कर लेगी? इकबाल गुस्से से बोला, वो हमारे टुकड़ों पर पल रही है, उसे वैसा ही करना पड़ेगा जैसा हम चाहते हैं। अनवर घमंड से बोला, यानी तुम मुझसे जोर जबरदस्ती करोगे? पहले प्यार से समझाएंगे, मान जाए तो उसकी ही भलाई है, और ना माने तो मजबूरी में कुछ भी करेंगे। देख रही हैं अम्मा इसके हौसले और करतूत। तुम्हें वाकई में पसंद है चंदा? रेहाना ने अनवर से पूछा। हाँ अम्मा, जब से उसे देखा है कुछ और दिखता ही नहीं। मैं उसे वाकई में निकाह करना चाहता हूँ, उसे अपने दिल की रानी बनाकर रखूँगा। क्या हो गया है आप दोनों को? वो पहले से ही हरी की शरीके हयात है, फिर हरी लौट आएगा तब क्या करोगे? किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप दोनों? तुम चुप रहो, मुझे सोचने दो कुछ। रेहाना बेगम बोली। बाहर दरवाजे के पीछे छुपकर कान लगाकर सुन रही चंदा अचानक गस खाकर गिर पड़ी थी और वो तीनों चौंक कर बाहर की तरफ भागे। कौन है कौन है? उधर कहते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। इकबाल, अनवर, रेहाना बेगम दरवाजे पर हुई आवाज़ से बुरी तरह डर गए थे। ये कौन है जो छिपकर हमारी बातें सुन रहा था? कहीं सायमा तो नहीं? वो कहीं का नहीं छोड़ेगी। जिद पर आ गई तो चंदा भी तो हो सकती है। या अल्लाह, ये तो गजब ही हो जाएगा। रेहाना बेगम ने सोचा। जब वो बाहर आए तो चंदा बेहोश हुई वहीं गिरी पड़ी थी। पल भर को उन तीनों को सांप सूंघ गया। इसने क्या सुना क्या नहीं ये कैसे पता चले? कहीं ये पुलिस में रिपोर्ट ना करा दे। हरी के मिसिंग होने की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, वो अलग बात है। साथ ही इतनी अच्छी कुक हाथ से निकल जाएगी। आजकल अच्छे और विश्वसनीय काम करने वाले मिलते कहाँ हैं? जहाँ रेहाना बेगम ये सोच रही थी, अनवर परेशान था कि उसकी मोहब्बत अभी परवान भी न चढ़ी थी कि बर्बाद हो गई। उफ, कैसी तकदीर पाई है मैंने। इकबाल को दुख था कि इस अनवर की नादानी की वजह से इतनी खूबसूरत नाजनीन के दीदार होना बंद हो जाएंगे अब। चंदा को उठाकर कमरे में ले आए थे वो लोग और फैमिली डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था। जितनी देर तक वो चंदा को चेकअप करती रहीं, उनके दिल की धड़कनें बढ़ी रहीं। क्या बताएंगे उसको कि अनवर दोषी नहीं है इस सब के लिए? कहीं वो जिद पर अड़ गई कि उसे पुलिस को बताना ही है, तो कैसे समझाएंगे इसे? रेहाना बेगम के दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही थी। वैसे ये लड़की इतनी बुरी नहीं अपने अनवर के लिए। इसे तो कोई भी लड़की कभी समझ ही न आती थी। अब ये अच्छी लगी है तो इसमें बुराई ही क्या है? जब उन्होंने ये बात इकबाल को बताई तो वो बोला, अम्मा हद करती हैं आप भी। वो बेहोश है और आपको अनवर और उसका रिश्ता कराने की पड़ी है, ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है। क्या हो गया है आप दोनों को? दुआ करें कि उसने कुछ सुन ना लिया हो। अगर ऐसा हुआ तो कयामत आ जाएगी अभी। तभी डॉक्टर ने बताया, कमजोरी, स्ट्रेस और थकान की वजह से इन्हें चक्कर आ गए थे। इन्हें कुछ खाने को दीजिए। लगता है 2 दिन से खाने का दाना भी पेट में नहीं गया इनके। लीजिए देखिए, आप लोग उससे निकाह के मंसूबे बना रहे थे और वो हरी के बिना भूख हड़ताल किए बैठी है। इकबाल ने निगाह भर के प्यार से चंदा को देखा। काश उसे भी कोई ऐसे प्यार करने वाली मिली होती। तभी सायमा कमरे में आई। अब क्या हो गया इन महारानी जी को? सारा घर इनकी आवभगत में लगा हुआ है। वैसे तो आप सबको नैतिकता का पाठ पढ़ाते नहीं थकते कि जल्दी सोएं जल्दी जागें।
आज सारे नियमों को धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? तुम में इंसानियत है या नहीं सायमा? वो गुस्से से बोला। सारी इंसानियत इस खूबसूरती की वजह से ही तो दिखाई जा रही है। अभी नादिर मियाँ को कुछ होता तो कोई हुंकार भी ना मारता। खूब जानती हूँ आप लोगों की दया, ममता और इंसानियत। अरे कोई इस औरत को चुप कराओ, इकबाल बड़बड़ाया। अभी चंदा को होश आ जाएगा तो वो क्या सोचेगी हम लोगों के बारे में? क्या बुदबुदा रहे हो? हिम्मत है तो खुलकर बोलो ना। सायमा ने गुस्से से इकबाल को देखते हुए कहा, शांत हो जाएं बहू बेगम। हर वक्त की लड़ाई झगड़ा आप लोगों को शोभा नहीं देता। मौका और स्थिति देखकर बोलना चाहिए। तभी चंदा कराही, पानी पानी, सब लोग उसकी तरफ दौड़े। कैसी हैं आप? इकबाल ने सबसे पहले उससे पूछा। तो सायमा जल भुन गई। कितनी फिक्र है इसकी, लगता है दिल निकाल कर बाहर ही रख देंगे जैसे। हमारे लिए तो कभी ऐसी फिक्र ना हुई। रेहाना बेगम ने कड़ी निगाहों से उसे देखा तो वो मुंह बिचका के चुप हो गई। अनवर भी अब तक चंदा के करीब आ गया था। डॉक्टर बता रही थी कि तुमने कुछ खाया नहीं 2 दिन से। चंदा ने आंखें झुका लीं। हरी का कुछ पता चला क्या? वो पूछने लगी। सबने एक दूसरे को देखा, यानी इसने कुछ नहीं सुना या ये जानकर अनजान बन रही है, कहीं डर के मारे कुछ ना बोल रही हो। कुछ भी हो सकता था। तभी चंदा रोने लगी। इकबाल बाबू, आपसे विनती करते हैं कि मेरे हरी का कुछ पता लगवा दीजिए। उसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। कैसी बातें करती हो बेटा? रेहाना बेगम अपनी आवाज़ में शहद घोलते हुए बोली। हमारे होते हुए तुम कभी अकेली नहीं हो। इकबाल ने उसे दिलासा दी कि हम हरी की खोज में हर संभव प्रयास कर रहे हैं, आप उसकी चिंता ना करें। तभी अनवर बोला, और फिर हम भी तो हैं, हम कोई गैर हैं क्या? आपको 1 मिनट भी अकेलेपन का एहसास ना होने देंगे। चंदा मन ही मन बहुत डर गई थी। वो इनके आसरे थी। इस समय उन्हें नाराज करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। और इन सब की ही बातों में उसे कोई सच्चाई नहीं नजर आ रही थी। यहाँ तक कि रेहाना बेगम, जो उसे अपनी बेटी बुलाती थी, वो भी आज कुछ बदली बदली सी नजर आ रही थी। चंदा ने नोटिस किया था कि वो बात करते हुए उससे नजरें चुराकर बात कर रही थी, जो साफ बता रहा था कि उनके मन में कोई चोर है, जो वो स्पष्ट रूप से कहना नहीं चाह रही थी। तभी बातों बातों में उन्होंने अपनी मनसा बता ही दी। चंदा धक्के से रह गई जब उन्होंने चंदा को पुचकारते हुए कहा, तुम डरती क्यों हो चंदा? अगर हरी नहीं भी लौटा तो तुम अकेली नहीं हो। मेरा बेटा अनवर तुम्हारा हाथ थाम लेगा। हम तुम्हें अकेले नहीं होने देंगे। क्या? चंदा ये सुनते ही फिर बेहोश हो गई और वहाँ अफरा तफरी सी मच गई। इकबाल नाराज था रेहाना भी से। इतनी जल्दी ये बम फोड़ने की क्या जरूरत थी बेचारी पर? अनवर सुहाने सपने देखने में खो गया था और बेचारी चंदा बेहोश थी। दुनिया जहाँ एक और इतनी खूबसूरत है, दिलकश है कि सब उससे प्यार करते हैं, अपना एक एक पल खूबसूरती से जीना चाहते हैं, वहीं कई दफ़ा कुछ ऐसा घट जाता है किसी के जीवन में कि उसे इस दुनिया से जी भर जाता है। उसे हर और अपने और दुश्मन नजर आने लगते हैं। ये दुनिया एक भयावह सपने की तरह नजर आने लगती है। पहले राजवीर से मिले धोखे को चंदा भुला ना पाई थी कि बेटी बेला से बिछोह की नौबत आ गई थी। फिर हरी किसी देवदूत की तरह उसकी ज़िंदगी में आया और उसे ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने की धुंधली सी आस बनने लगी थी। पर अब एक बार फिर से हरी का यूँ गायब हो जाना और वहाँ इकबाल, अनवर, रेहाना बेगम का यूँ मतलब परस्त बनकर उसको दूहना चंदा को बार बार मूर्छित किए जा रहा था। उसे इस घड़ी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो जानती थी कि ये लोग उसके कोई नहीं लगते थे। अगर 2-4 दिनों में हरी नहीं लौटा तो वो सब उसे बाध्य कर सकते हैं कि वो सबके लिए मान जाए जो वो चाहते हैं, और वो था अनवर से शादी। वो मन ही मन कांप जाती। वो ये काम कभी नहीं करेगी। वो मर जाएगी पर ये काम नहीं करेगी। दुख और पीड़ा की अधिकता से उसकी आंखें छलक पड़ीं। इकबाल उसे देख ही रहे थे। बहुत आत्मीयता से बोले, चंदा आप फिक्र ना करें, यहाँ कोई भी आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। आप हमारी मेहमान हैं और हम लोग मेहमानों से अच्छा सलूक करते हैं। इस बीच वो रेहाना बेगम और अनवर को समझा चुका था कि इससे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं कराया जा सकता है। उसे कुछ वक्त देते हैं, वो खुद ही हमारी बात मान जाएगी फिर। तभी चंदा ने धीमे से आँख खोली। कमज़ोर आवाज़ में वो बोली, आपका बहुत शुक्रिया इकबाल बाबू।
रेहाना बेगम भी प्यार से उसको सहलाती हुई बोली, घबराओ मत बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बिना तुम्हारी मर्जी के कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम जैसे पहले रह रही थीं वैसे ही आगे रहती रहो। उन सब की बातों से चंदा को कुछ राहत मिली और फिर उसने रेहाना बेगम के देने पर चाय का प्याला पकड़ लिया। भूख और कमजोरी से वो बेदम हो चली थी। पिछले कुछ दिनों से उसने कुछ भी ना खाया था। अब जब रेहाना बेगम ने उसे चाय दी तो एक एक घूंट चाय अमृत बनकर उसके शरीर को पोषित कर रहा था। इकबाल के इसरार पर वो उसके साथ कुछ बिस्कुट और नमकीन भी खाती रही। धीरे धीरे उसे अपने बदन में ताकत आती नजर आ रही थी। हरी का ख्याल आते ही वो बेचैन हो जाती, उसकी हिचकियां बंधने लगती, पर जैसे ही उन्हें उन सब का ख्याल आता वो खुद को संभाल लेती। वो जानती थी कि वहाँ रहना है, उसे एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना है। उन सब के दिल में ये उम्मीद है कि वो उसे तोड़ ही लेंगे, लेकिन उसे अपने भगवान पर विश्वास था कि वो उसके साथ और अन्याय नहीं कर सकते। दिन बीतने लगे, वो हरी का चुपचाप इंतजार करती, बाकी वक्त में चुपचाप घर के कामों में जुटी रहती। सायमा के डर से इकबाल ने उससे दूरी बना ली थी। वो सिर्फ काम की बात से ही उससे मतलब रखता। वो उनकी बच्ची रूही को पढ़ाती जरूर थी, पर अब जब वो रूही से भी एक डिस्टेंस बना के रखती थी, क्योंकि वो जानती थी कि सायमा बेगम घर के लोगों से उसकी नज़दीकियां पसंद नहीं करती हैं। अनवर भले ही हर वक्त जुगाड़ में लगा रहता कि कैसे उसके पास जाए और उसे जल्दी ही अपना बना सके। रेहाना बेगम ने उसे चेता रखा था कि सही समय का इंतजार किए बिना चंदा उसे नहीं मिलेगी, पर अनवर को ये बात कभी समझ न आती। एक दिन रात को इकबाल सपरिवार कहीं गया हुआ था। रेहाना बेगम भी नज़दीकी किसी रिश्तेदारी में गई हुई थीं और अपने कमरे में चंदा और अनवर अकेले थे। अनवर के दिल का शैतान एक बार मचल गया। उसे लगा इससे अच्छा मौका उसे कभी नहीं मिलेगा। आज वो चंदा को अपनी बना के ही छोड़ेगा। उसे चंदा की उससे शादी से इनकार करने की कोई वजह नहीं दिखती थी, क्योंकि उसके लिए पैसा और पावर ही सब कुछ होते हैं। वो इन लड़कियों की मानसिकता खूब समझता था कि इन्हें नखरे दिखाने की आदत होती है। एक बार वो उसका घमंड चूर कर देगा, फिर हमेशा के लिए वो उसकी ही बनकर रहेगी। अनवर को अपनी आधुनिकता, अमीरी का बहुत घमंड था। उसका मानना था कि पैसे की चमक दमक के आगे किसी को भी गुलाम बनाया जा सकता है। ये प्यार मोहब्बत सब बेकार की बातें हैं। लड़कियों की चार ख्वाहिश पूरी करो और उनका दिल जीत लो। बेवजह के नखरे करती हैं ये लोग। फिर चंदा तो उन पर आश्रित भी थी। उसे एक नौकरानी से ज़्यादा अनवर मानता भी नहीं था। अपनी बात को असरदायक तरीके से कहने के लिए उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता थी। उसने पैक बनाया और पी गया। सामने चंदा की तस्वीर रखी थी। वो उसे बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। पैक बढ़ते गए और चंदा के हुस्न की कशिश उसके सर चढ़कर बोलने लगी। अचानक उसके हाथ से गिलास टूट गया और फर्श पर कांच के टुकड़े बिखर गए। हर टुकड़े में चंदा ही दिख रही थी। अनवर को खिलखिलाती मुस्कुराती अपनी ओर बुलाती, आओ आओ ना मेरे पास। वो उसे आमंत्रित करती और अनवर बेचैन हो उठा। चंदा, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसकी आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे और वो चंदा के कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा था। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।